हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ 2023 के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आपके पास आएंगे 25 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको करके जाइएगा। बहुत आपके सीपीओ एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपके इस नए सेशन के साथ। सीपीओ 2023 का मॉक टेस्ट आपके लिए है, देखिएगा। तो मॉक टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया है, देखिएगा आपके सामने है। कहता है x बराबर 4ab अगर गिवन है, x बराबर अगर 4ab अपॉन में ये गिवन है a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको बोल रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू b। a जो है b के इक्वल भी नहीं है, a और b दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये बात उसने बोली है आपसे। और आगे कहता तो आप मुझे बताइए x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस में x माइनस 2b अपॉन में x माइनस 2b, x प्लस 2b x माइनस 2b। ये सवाल आपका है दोस्तों। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें कंपेंडो डिविडेंडो एक रूल होता है, आप उसको लगा के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है, आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। आपको कहता है x बराबर जो गिवन है ना भाई, x बराबर ये पूरी इक्वेशन है 4ab अपॉन में a प्लस बी। तो आप अपनी मर्जी से डाटा ऐसा कुछ भी सोच के रख सकते हैं जिससे ये आपको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, एक्चुअली सेटिस्फाई कराना भी नहीं है, यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b पे फोकस करना है। a बराबर नहीं होना चाहिए b के। आप a और b दो वैल्यू बराबर नहीं रख सकते। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे a बराबर अगर 3 रख लूँ और b बराबर 1 रख लूँ तो ये हो जाएगा a और b 3 एकम 3 और ये 4, 4 तिया ऊपर हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 12 है भाई, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी अर्थात 4। 4 से काटेंगे तो यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 3। तो ये आपका हो गया a बराबर 3, b बराबर 1, तो x बराबर आ गया 3। यही वैल्यू यहाँ पुट करके रख दो, आपका आंसर आने का 101% पूरा चांस रहेगा। देखिए ज़रा, x बराबर यहाँ पे 3 रखा, अगर x 3 रखोगे, a 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। तो सेम कहानी, नीचे माइनस ही तो है, तो 3 माइनस 6 करोगे तो आएगा माइनस का 3। कैलकुलेट करेंगे इसको, आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। x बराबर 3 है भाई, और b बराबर है आपका 1, तो 2 एकम 2 और 3 हो जाएगा 5 अपॉन नीचे सेम टू सेम माइनस है भाई, नीचे माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/3 आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 5, -3 प्लस 5 ये निकल के आएगा 2। ठीक है, और ये 2 ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो डाटा को सोच के, डाटा को रखने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। इस पूरे सवाल में आपको कहीं भी कंपेंडो डिविडेंडो की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सवाल को बना सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट करके रखिएगा, बहुत अल्टीमेट सवाल है, आने का पूरा चांस है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, a-1 की पावर 2 है, ये आपको गिवन है, और प्लस b प्लस 2 की पावर 2 है, और c प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है आपको, और बराबर दे रखा है 0।
देखिए अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों वैल्यू 0 के बराबर हैं तो आप पर्टिकुलर सबको बराबर 0 के कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप ये लिख सकते हो कि a-1 का स्क्वायर बराबर 0 रख सकते हो। ठीक है, b+2 का स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हो, c+1 का स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हो, है भाई। तो स्क्वायर से ये कट जाएंगे, ऊपर इधर जाएंगे, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 1 पॉजिटिव, b की वैल्यू मिलेगी -2, c की वैल्यू मिलेगी -1। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है 2a माइनस में 3b प्लस में 7c आपसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -2, c बराबर आ जाएगा -1। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, वो भी प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, 6 और 2 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। 1 विल बी द आंसर आएगा इसका फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से इस डाटा को सॉल्व करके आप कर सकते हो। ये भी अलजेब्रिक फॉर्म का अल्टीमेट सवाल है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है कोई रेलगाड़ी ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 1/10 भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बचा डिस्टेंस है उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी जो उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उसका टोटल एवरेज क्या होगा। देखो भाई, आपको एवरेज अगर चाहिए तो एवरेज मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे, है भाई। तो टोटल टाइम तो तब निकलेगा ना जब डिस्टेंस अच्छा खासा दिया हो। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूँ, लेट डिस्टेंस करते हैं कुछ, कहता है 1/5 है, 1/10 है, और उसको 8 से यानी ये हो जाएगा 40 और 25 250 लगभग हम मान लेते हैं डिस्टेंस टोटल 1000 है भाई। 1000 में से 1000 का 1/5 भाग अर्थात 200 किलोमीटर को जा रहा है वो 8 की स्पीड से, है भाई। 1/10 पार्ट 1000 का 1/10वां हिस्सा होगा 100 किलोमीटर को वो जा रहा है 25 की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट बचा कितना, बचा 700 को वो जा रहा है, 700 को जाएगा वो 20 किलोमीटर पर आवर से। यानी मैं ये कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे लगे, यहाँ पे लगे 25 8 225 घंटे, है भाई। 25 चौके 100 और ये लगेगा यहाँ पे 35 घंटे। टोटल कितने घंटे का समय लगा, जरा लगाइएगा जुगाड़ यहाँ पे। 25 4 29 29 29 और 35 करोगे तो ये आ जाएगा 64, है भाई। तो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को जो टाइम लग रहा है वो 64 आवर लग रहे हैं, 64 घंटे। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 से काट लो, 8 8 8 64, 8 से काटोगे 8 125, 125 ये 8 को अगर डिवाइड करोगे तो 125 का स्क्वायर करोगे तो 15625 होता है मेरे दोस्तों। और क्योंकि 8 से डिवाइड करने का मतलब है नंबर को 125 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के बाद डेसिमल लगा लो। तो एवरेज स्पीड जो आने वाली है उस ट्रेन की वो आएगी 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा रख के डाटा कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है इसको अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हैं। 1000 है, 100 भी रख सकते हो, है ना भाई। 2000 रख सकते हो, 500 रख लो, कुछ भी रख लो।
आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा सवाल है और अच्छे तरीके से आपको कराया भी गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़रा देखिएगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। ABC 3 पार्टनर है, एक व्यापार को शुरू कर रहे हैं। A लगाता है 20,000, B लगाता है 30,000 और C लगाता है 40,000। सारी जीरो जो कॉमन जीरो है, 4 जीरो निपटा देते हैं। सीधा हिसाब लगाते हैं कि A और B और C। A ने लगाए 2, B ने लगाए 3, C ने लगाए 4 रुपये। ठीक है, क्योंकि रेशो बनाते समय वैसे भी हमने ज़ीरो कैंसिल आउट करनी है, तो उसे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात है। कहता है यदि 4 महीने बाद तथा 8 महीने बाद B, A जो है 4 महीने बाद और B 8 महीने बाद सारी पूंजी निकाल के ले जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ A का जो पैसा लगेगा केवल 4 महीना लगेगा भाई, है ना। B का जो पैसा है दोस्तों वो लगेगा केवल 8 महीना। लेकिन जो बेचारा C है, C ने तो अपना पैसा लास्ट मोमेंट तक लगाए रखा बिजनेस में। लास्ट मोमेंट मतलब पूरा 1 साल। बस वर्ष के अंत में 9,000 रुपया है, A का प्रॉफिट चाहिए, तो लास्ट में जो पैसा है वो 9,000 है। इसे 9,000 में A का प्रॉफिट चाहिए। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 4 से ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 से कट गया 8 और ये हो गया 12 चौक 48, 48 यानी कि 6, 8 से 48, तो ये आ गया आपका 1:3:6 रेशो आ गया। ठीक है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, अर्थात 6, 3, 9 और 1, 10 से डिवाइड कर लो और आंसर आ जाएगा 900। ये आपका A का हिस्सा आ गया, सिंपल। ठीक है, ये सवाल जो आपको एग्ज़ाम में आया है ना या आएगा, ये सिर्फ आपको जो इसकी लैंग्वेज है उसकी वजह से आता है। ठीक है, डाटा वगैरह बहुत आसान है। जो इसकी लैंग्वेज को समझ जाएगा दोस्तों, उसका काम 101% हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, आसानी से हो भी जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। देखिएगा, किसी भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से उन्नयन कोण x और y डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई x है, तो भवन की ऊंचाई पता नहीं है कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर है। पेड़ की ऊंचाई है और भवन की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, ऐसे समझ के चलो कि ये आपका पेड़ है और ये आपका भवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम रख लेते हैं इतना। ठीक है, ये हो गया आपका एक एंगल, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, और एक एंगल बन जाएगा ये, यानी ये x डिग्री मान लो, तो ये आपका y डिग्री हो गया। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का p, और पूरा हो जाएगा ये h। ठीक है, अगर ये h है, देखो ये यहाँ पे भवन की ऊंचाई जो है ये h, अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी h ही है ना। तो आप एक काम करिएगा, आपको मेन पार्ट है ये b निकालना, क्योंकि देखो डिस्टेंस निकालते हैं अगर हम, इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस एक ट्रिक लगती है कि d = h cot θ1 माइनस cot θ2 लगता है। θ1 छोटा एंगल, θ2 बड़ा एंगल। ठीक है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब मेन आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस होता है ये, इसको d ही मान लो, आप b छोड़ो, डिस्टेंस ही मान लो। ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अगर ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो उसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो। अगर मैं cot θ लगाता हूँ दोस्तों, अगर मैं cot x लगाता हूँ तो cot x
कॉट होता है बेस अपॉन बी अपॉन पी। तो बेस यानी कि डी और पी आपका ये है ही एच, है ना, एच मान सकते हैं, ये पूरा एच ही तो है, तो हाफ हाफ में एच और एच हो जाएगा, या कैपिटल एच मान के उसको स्मॉल एच भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा, ये एच इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये एच कॉट एक्स आ जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह हम रख देते हैं एच कॉट एक्स बराबर में, ये आपका सारा पार्ट डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो इधर एच बराबर रह जाएगा, ठीक है। ये पूरी एच की एच रह जाएगी, यानी कैपिटल एच भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो कॉट एक्स, कॉट 1x यानी कि ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ज़रा एक बार ऑप्शन अगर यहाँ पे मैच कराते हैं तो देखिएगा, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका वो क्या है, एच कॉट एक्स अपॉन में कॉट एक्स प्लस में कॉट वाई, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एच कॉट वाई अपॉन में कॉट एक्स प्लस में कॉट वाई, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं भाई, माइनस में आता है। सी ऑप्शन है एच कॉट एक्स कॉट एक्स अपॉन में कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक है। तो कॉट एक्स यही आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी डी ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा, एच कॉट वाई अपॉन में कॉट एक्स अपॉन में कॉट वाई, ये आपके ऑप्शंस थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा, ज़्यादा लंबा सवाल बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस में अगर यहाँ पे डिग्री दी होती तो सवाल और भी ज़्यादा इजी हो जाता, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी है तो आसानी से सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 9 अंकों वाली कोई संख्या है, संख्या आपको गिवन है 7 8 5x 3 7 8 y को अगर डिवाइड करते हैं 72 से, तो आप मुझे बताएंगे x माइनस वाई क्या आने की संभावना है। ये आपसे सवाल पूछा है दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं 72 को तोड़ते हैं तो 9 8 72 कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना होता है वो नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप एक थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ 78 को, तो 8 निम 72 तो चल जाएगा, है ना भाई। 8 निम 72 चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे बचेगा 6। अब 6 यहाँ लग गया, 6 के पीछे 6 के साथ में क्या नंबर लगाऊं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे आप लगा दो y की जगह 4, क्योंकि y की जगह 4 लगते ही ये 64 बन जाएगा, और 64 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो y की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे y मिल गया। अब यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो डिजिट का जो नंबर है उसका जो डिजिट सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया है भाई, कोई दिक्कत। और कुछ हो सकता है, 7 4 11 11 11 7 4 11 11 7 18, ये भी कैंसिल हो गया है भाई। अब ये हो गया 8 8 16 16 16 16 16 और 5 8 और 8 16 16 5 21 16 5 21। अब 21 में क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 21 को 27 बनाना पड़ेगा। तो x की जगह आ जाएगा दोस्तों 6। 21 और 6 हो गया 27, 27 यानी नोट दिया 27, यानी x की वैल्यू आ गई 6। तो 6 - 2 यही आपका आंसर आ जाएगा। 6 - 4 अर्थात 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कमांड बना के चलना है आपके डिविजिबिलिटी रूल पर। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं,
तो आप अच्छे से करके जाइएगा। सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल लगभग 2 से लेके 23-25 तक डिविजिबिलिटी रूल है, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो किसी भी तरीके से छूटने का कोई चांस नहीं है, आराम से करिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास की तरफ। कहता है 40 माइनस 32 का को हटा के मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूं डायरेक्ट। ठीक है भाई, अपॉन में 37 माइनस ब्रैकेट 34 माइनस 6। 34 में से 6 को अगर आप घटाते हो तो ये आ जाएगा 28। 28 का 3/4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 32 हो गया, 8 3 24 हो गया, 40 माइनस 24 आ गया 16, ये आ गया 16। नीचे 4 7 28 हो गया है भाई, और 7 3 21, 37 माइनस 21 हो गया 16। 16 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज द वन आंसर। ठीक है, वन आंसर इसका बेधड़क आके लगाना, और कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है काम को करने में। ठीक है, इसलिए वह एक कार्य बी की तुलना में उससे 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब सवाल में कम ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे टाइम का रेशो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ए जो है बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, ए बी से 3 गुना ज़्यादा सक्षम है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है तो टाइम का जो रेशो इनका बनेगा दोस्तों वो बनेगा रिवर्स 1:3। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से 60 दिन कम ले रहे हैं, उसके हिसाब से 60 दिन कम ले रहा है, मेरे हिसाब से 2 दिन। इनटू में कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो ऊपर गुणा 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, ऊपर गुणा नीचे प्लस होता है। जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो ऊपर गुणा नीचे प्लस होता है। 3 और 1 4, 3 एकम 3 तो ऊपर हो गया, ऊपर गुणा नीचे प्लस, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 4 से इसको काटोगे तो 4 से काटोगे इसको 15 बार, 15 तिया हो गया 45 का, 45 का आधा हो जाएगा 22.5 दिन। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास 22.5 दिन। ठीक है दोस्तों, तो टाइम एंड वर्क का अल्टीमेट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में आता है, तो अच्छे से करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होना चाहिए। देखो भाई, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है 1/2 इंटू D1 यानी डायगोनल पहला और डायगोनल दूसरा, ये उसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 1/2 तो चलो समझ में आता है, D1 आपको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब तक D2 डायगोनल 2 नहीं मिलेगा सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो डायगोनल 2 निकाल के देखते हैं ज़रा कैसे आएगा। देखिए ये होता है रोम्बस, ध्यान से समझना, मज़ेदार बात है। इसकी भुजा 13 है, इसकी सारी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो 13 13 13 हो गई। ठीक है, एक डायगोनल यहाँ पे ये रहा, ये 10 है, तो दूसरा डायगोनल हम ऐसे डालते हैं। इसमें 2 क्वालिटी होती हैं, रोम्बस में 2 क्वालिटी होती हैं। 2 क्वालिटी में पहली क्वालिटी ये होती है, जहाँ 2 डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं दोस्तों वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वालिटी, जहां दोनों ये एक दूसरे को कट करते हैं ना, वहीं पे दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक डायगोनल को, ठीक है। ये पूरा 10 था ना, 10 में ये 5 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। तो 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब है यहाँ पे पाइथागोरस लगी होगी। 5 13 12 होती है पाइथागोरस, 5 13 12। अगर ये 12 है यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते थे, भुजा को देख के 13 डायगोनल को हाफ कर देते, वो 12 आ जाता, 12 का डबल 24 कर देते। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज दोस्तों आपको चाहिए, ठीक है। अब आपका काम खत्म हो गया है। 2 से काटोगे 5 बार, 24 पंजे हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। 120 इसका आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो पास होने वाले जो छात्र हैं उनका प्रतिशत चाहिए। देखिएगा, एक तरफ लिखो 52% हिंदी वाले है भाई, एक तरफ लिखो 42% और बीच में लिखो 17%। दोनों तीनों एक यूनिट होने चाहिए फेल। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ से घटाओगे तो ये आ जाएगा 25 है भाई, और यहाँ से घटाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37। जोड़ इसका कर लो या जोड़ इसका कर लो, जोड़ दोनों का बराबर आएगा। देखिए यहाँ भी आपका 79 आ रहा है, यहाँ भी आपका गड़बड़ है कुछ, 12 माइनस 7 5 सॉरी 5 35 आएगा भैया ना। तो ये अभी यहाँ भी आ रहा है आपका 77 और यहाँ भी 77। अगर 77% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों, आप कहोगे 33% है भाई, 33% 23%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 23%। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति जो छात्र है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने स्कूल में जहां भी जाना है, ठीक है। और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है। तो डिस्टेंस बताना है उसके घर से उसके स्कूल का। देखिए इसमें डायरेक्ट एक शॉर्टकट चलता है दोस्तों, आप इसमें कर सकते हैं। पहले दोनों स्पीड ले लो। सवाल में 2 स्पीड गिवन होंगी, तो ध्यान से देखो, एक 5 है और एक 3 है। दोनों की ऊपर गुणा करो, नीचे दोनों का अंतर, ऊपर गुणा नीचे माइनस इनटू। कहता 15 मिनट जल्दी और 9 मिनट देर, तो देर जल्दी होता है प्लस, तो 15 और 9 हो गया 24। 24 मिनट है, मिनट को घंटे बना लो, ये हो जाएगा 60, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 15 15 चौके 60, 8 8 तिया हो जाएगा 24, 3 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आंसर। फर्स्ट क्लास ट्रिक है, एकदम धांसू वाली, ठीक है। बहुत स्पीड में क्वेश्चन इससे किया जा सकता है आसानी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12,000 रुपये की धनराशि है कोई जो कि कंपाउंडेड ब्याज पर जमा की जाती है। कंपाउंडेड 5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो कह रहा 20 वर्ष में यह कितना गुनी होगी। देखो दोस्तों बहुत प्यारा सा सवाल है। 5 वर्ष में कोई पैसा डबल हो जाता है, 5 साल में दुगना हो जाता है। तो आपसे पूछते हैं पहले हम कि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, है भाई।
कितने का यहाँ मल्टीपल है, साल को देखोगे तो आप कहोगे 4 का मल्टीपल है। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो जितना मल्टीपल बढ़ता है उतना ही पावर बढ़ती है। तो ये जो 4 गुना है इस पावर को यहाँ लगा लो, यानी 2 का पावर 4 अगर खोलोगे दोस्तों तो ये आएगा 16 गुना। यानी जो पैसा आपने दिया था कंपाउंड पे वो आपका पैसा अब 16 गुना होके मिलेगा। है भाई, पैसा कितना दिया था आपने 12,000, तो 12,000 का अगर 16 गुना होकर पैसा मिलेगा, 16 12 192, 1,92,000 रुपये आपको मिलेगा। ले जाओ और मौज ले लो। है भाई, 1,92,000 रुपये मिल गया और क्या चाहिए 12,000 का। है, हो गया खेल, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 1,500 रुपये में 1,500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार 20% का डिस्काउंट करके बेचा है, खरीदा था। ठीक है, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अधिक छूट दी जाती ताकि वो सामान उसको 1,104 रुपये में मिलता। ठीक है, मतलब 2 डिस्काउंटों के बाद आपको 1,104 रुपये का सामान ये दिया जाना है, 1,500 का सामान। ठीक है दोस्तों, ₹1,500 का कोई सामान है और 20% डिस्काउंट का मतलब 4/5 का हो गया, ये बराबर 1,104 रुपये। बराबर रख लो, पता लगेगा पहला डिस्काउंट के लिए, जो पहला डिस्काउंट तो ये, दूसरे डिस्काउंट के लिए कितने रुपए की चीज़ पड़ी। आओ ज़रा देखते हैं। 5 से काटोगे 3 बार, है भाई, ये हो गया 100। 100 में 100 ये 100 हो गया ना भाई। इसको काटो, 4 से काटो 25, 4 गुना 4 हो गया 16, 16 छिक्के 96, 16 निम्मा 144। है भाई, ये चीज़ आपको 75 की थी और दूसरे पहला तो ये रहा, लेकिन दूसरा डिस्काउंट 69 की पड़ी, यानी डिस्काउंट आपको मिला 6 रुपये का। है भाई, 6 रुपये का डिस्काउंट मिला है 75 के सामान पर, प्रतिशत का 100, यानी ये हो गया 600, 75 अट्ठे हो गया 600, 8% आ गया आपका सेकंड डिस्काउंट। ठीक है भाई, सेकंड जो डिस्काउंट है दोस्तों वो आपका आ गया 8%। ठीक है, आसान सवाल है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और खेल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है दोस्तों, कहता है x + y 90 डिग्री है। अगर x + y 90 डिग्री है तो आपको कुछ भी ऐसा कोई पर्टिकुलर डिग्री तो दिया नहीं है कि इतना इतना होना चाहिए, तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, अपने मर्जी के मालिक हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन स्क्वायर y गिवन है। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको चाहिए बिल्कुल स्वतंत्र रूप में। आइए ज़रा, अगर मैं x को 45 डिग्री रख लूँ और y को भी 45 डिग्री रख लूँ तो आप कहोगे 45 45 90 हो जाएगा। है भाई, 10x कितना होता है, 10 45 1, 10 45 1, 1/1 हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2, इंटू साइन पर साइन होता है, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/2, 2 से 2 जाएगा, आंसर निकल के आएगा 1। क्या और इससे ज़्यादा आसान हो सकता है मेरे प्यारे भाई, आप बताओ तो सही कम से कम मुझे। है, आप 30 60 रख लें 90 हो जाएगा, आप 60 30 रख लें तो 90 हो जाएगा, है ना। बस चीज़ें देखो अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए वरना अनडिफाइन बन जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, बाकी कुछ भी डाटा रख दो, आसान ही आसान है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कहता है sin 4x प्लस में sin स्क्वायर x बराबर 1, तो आपको चाहिए दोस्तों cot 4x प्लस में cot स्क्वायर x बराबर चाहिए क्या आएगा। देखिए चीज़ें तो बहुत आसान हैं, आपको केवल
कॉट साइन को चेंज किया है, बाकी पावर सेम है। अगर इसका आंसर 1 है तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट 1 लगा सकता हूँ। लेकिन आप कहोगे कैसे? कैसे का जवाब सुनिएगा। मैं इसको अगर साइन 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लूँ तो आप कहोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर। ये आपकी एक चीज़ यहाँ पे आ गई, इसको संभाल के रखना, ये आगे हो सकता है आपको काम आ जाए। इसमें देखो, अगर मैं कॉट 4x में से कॉट स्क्वायर x जो है यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं आप, तो सर कुछ भी कर सकते हैं, है भाई। यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया। कॉट स्क्वायर x प्लस में 1 होता है कॉसेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट x कॉसेक स्क्वायर x, है भाई। कॉट बराबर होता है 1 कॉस अपॉन साइन, है भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर x अपॉन में ये हो जाएगा साइन 4x। साइन 4x की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे रख दो कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कट जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 की ही पहले ही डिमांड यहाँ पे हमने कर दी थी कि आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है ये भी, आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को पहले 10% डिस्काउंट 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नए खरीदार के लिए उसको 5% का डिस्काउंट भी दिया जाता है, हानि पे बेचा जाता है, मतलब एक तरीके का डिस्काउंट हो गया। अंतिम एसपी चाहिए, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो ज़रा, 840 रुपये की ये चीज़ है, 10% लाभ होने का मतलब है 11/10 और 5% हानि होने का मतलब है 5% 1/20 19/20। ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, है ना भाई, 0 से 0 चला जाएगा। और क्या हो सकता है, आंसर डेसिमल में तो आना है ही है। डेसिमल में ऑप्शन देखो क्या क्या है, 2 ऑप्शन डेसिमल में है और इसको मल्टीप्लाई करके इतना छोटा तो आएगा नहीं, 37.8, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 877.80 आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा कैलकुलेट करोगे तो पूरा भी कर सकते हो, 2 से काटोगे 42 बार और 2 से कट गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। यूनिट प्लेस चेक करो, 9 दूनी 18, यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए, ये रहा 8, है ना। और 19 11 और 4 की गुणा भी करोगे, 19 चौक 44 44 76, 700 से तो पार ही जाएगा, 700 800 से, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा 877.80। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन से भी देखो, थोड़ा सा ऑप्शन से भी अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो चीज़ें आपको आसान बन जाती हैं। ठीक है, कम से कम पेन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा और चीज़ें बहुत आसान। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण में जो 3:4 है 5:3 है अनुपात में भरे हुए हैं। कहता है यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाला जाए तो तीसरे बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशो क्या होना चाहिए। देखो, बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत मज़ेदार है। जो पहला बर्तन है उसमें रेशो है 3:4, जो सेकंड बर्तन है वो है 5:3। ठीक है, अगर मैं आपको ये कह दूं भाई ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, मुझे इनको तीसरे बर्तन में डालना है और तीसरे बर्तन में डालने के बाद उसका मुझे रेशो बताना है।
देखो ज़रा कितना अल्टीमेट सवाल आपके सामने है। इनका जोड़ 7 और इनका जोड़ 8, ठीक है। इस 8 की गुणा यहाँ कर दो, इस 7 की गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 7 तिया 21। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, वाटर में वाटर जोड़ दो, मिल्क में मिल्क जोड़ दो, वाटर में वाटर, मिल्क में मिल्क। वाटर में वाटर जोड़ोगे तो 35 24 हो जाएगा 59, 59, ठीक है। 32 में 21 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 53, ठीक है। आंसर आ जाएगा वाटर और मिल्क का 59:53, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल है, रेशो का है और किया जा सकता है बड़े आसान से। कोई दिक्कत किसी भाई को? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में फैला दो और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक टंकी को एक नल दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल मिलकर 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं तो छोटा पाइप अकेला उसको कितनी देर में भरेगा। देखो ये पहला नल है, ये दूसरा नल है, ठीक है। 3 गुना जल्दी में भर सकता है, 3 गुना जल्दी भर रहा है, यानी पहला नल ये रहा, दूसरा नल ये रहा। कोई दिक्कत परेशानी? ये है इनके टाइम, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाता है दोस्तों? उल्टा हो जाता है। 36 मिनट लग रहे हैं अगर दोनों को करने में, तो दोनों 1 मिनट में कितना करते हैं? 3 और 1 4, तो 36 में कितना करेंगे? 36 चौके 144, 144, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में 4, तो 36 मिनट में कितना? 36 चौके 144। अब ये कम वाले पाइप से इसको हमें कराना है छोटा वाला, जो छोटा है, तो छोटे की एफिशिएंसी बेचारे की 1 है, तो 1 एफिशिएंसी के साथ ये समय लेगा 144 मिनट ही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, 144 मिनट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ओ केंद्र वाले वृत्त की ए बी और ए सी 2 जीवाएं हैं। देखो भाई ये आपका एक सर्कल है, इसकी ये सेंटर है, 2 जीवाएं हैं, एक ए सी और एक ए बी, ठीक है दोस्तों। जिनके मध्य बिंदु M और N है, ये इनके मिड पॉइंट मान के चलो M और N। मिड पॉइंट मतलब ये अगर 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, वैसे उसने दिया भी है। ए बी 8, ए बी है 8 और ए सी है यहाँ पे 6, ए सी है यहाँ पे 6, तो ओ एन 4 है, ओ एन ये 4 है आपका, तो ओ एम की लंबाई चाहिए, ओ एम ये लंबाई चाहिए ओ एम की। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एम। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे मिड है इसका, तो ये 6 है तो ये 3 होना चाहिए, 6 है तो पूरा 3 3 होना चाहिए। ये यहाँ पे कितना है? पूरा 8 है तो ये 4 4 होना चाहिए, है भाई। ओ एम यहाँ पे हमारा कितना है? 4। ओ एन यहाँ पे 4 है भाई। अगर ये 4 है तो दोनों का प्रोडक्ट जो अगर इसमें इसको मिलाते हैं ना यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 4 तिया 12 बन रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे दोस्तों 12 बन रहा है तो इनका प्रोडक्ट भी 12 बनना चाहिए, ठीक है। तो 12 बनना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? यहाँ भी
3 आपका आ जाएगा आंसर। तो OM की लंबाई क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत आसान है, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों साइडों का रेशो। जो आजू बाजू जो साइड है, ये जो है आजू बाजू, इनके आजू बाजू ये यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, तो आजू बाजू साइड का जो प्रोडक्ट है इन आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, दोनों जीवाओं के मिड पॉइंट की यहाँ पे बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहता है 250 नंबर्स में से पहले 100 का जो एवरेज है वो 5 है और शेष बचे का 150 जो है उनका 25.3 है। पूरे नंबर्स का एवरेज चाहिए। देखिए, नंबर्स का एवरेज निकालेंगे तो इससे अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स है उनका रेशो बना लेते हैं। 250 में से एक तरफ 100 है दोस्तों, तो दूसरी तरफ 150 है। अगर रेशो बनाओगे तो रेशो बनेगा 2:3 का, 50 दूनी 50 तिया 150। नंबर्स का जो रेशो बन जाएगा 2:3 बन जाएगा। अब इसमें जो पहले वाले 100 थे उनका एवरेज है 5, बाकी जो है उनका है 25.3 एवरेज, 25.3 है एवरेज। ठीक है, एक काम कर लें भैया, तो इस 3 को एडजस्ट कर लो यहाँ पे, है ना, कि या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, एवरेज से कितना ज़्यादा, एवरेज से कितना कम, ये भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप बताइएगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। देखो, 2 पंजे इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा केवल और केवल 25, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। टोटल सम आ जाएगा 25, 10 हो गया 35, डिवाइडेड बाय 3 और 2 हो जाएगा 5। 5 से काटोगे 35 को, तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा बहुत आसान है, डेविएशन मेथड की ज़रूरत इसमें नहीं है। डाटा आसान है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो सिमिलर ट्रायंगलों के जो संगत भुजाओं का जो रेशो है वो 9:4 है। ये साइड का रेशो है। ठीक है भाई, साइड का रेशो है दो सिमिलर ट्रायंगल का, उनके एरिया का रेशो चाहिए। देखिए, साइड का रेशो का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया का रेशो आ जाता है भाई। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 81, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। साइड का स्क्वायर करते ही यहाँ पे लिख लो कि भाई अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होती है साइड का स्क्वायर करते ही आपके पास एरिया बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही हिट करने वाला सवाल है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है नीचे दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको गिवन है, ABCD चतुर्भुज है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, AB DC के पैरेलल लाइन है, समानांतर है। AD BC के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ADC 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है। ट्रायंगल ABC ABE का जो पेरीमीटर है वो 6 इकाई है। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? ठीक है, तो बताइए चतुर्भुज पूरे का क्या होगा। एक चीज़ बताइए, अगर इस पूरे का पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 6 यूनिट है, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये तीनों दोस्तों 60 डिग्री के हैं तो इससे पता लग गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गया, हाँ भाई, तो ये भी 2 यूनिट हो गए। तीनों का पेरीमीटर 6 है ना, तो 2 2 2 हो जाएगा, है भाई।
अब आपको पूरे का चाहिए ना, तो अगर ये 2 है तो सामने वाली भी 2 होनी चाहिए, ये वाली। मतलब इसको निकालने के लिए आपको ये वाली साइड, दोनों साइड में से कोई एक चाहिए, क्योंकि बेस इंटू हाइट ही तो लगाओगे भाई, बेस इंटू हाइट। तो हाइट, एक काम करो, इसको निकालो या इसको निकालो, या मेरे दोस्तों इसको निकालो, बात तो बराबर ही है। हाँ भाई, देख रहे हैं, बात तो बराबर ही है। इसे निकालो, इसे निकालो, इसे या इसे निकालो, बात तो एक ही है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बन गई। अगर आपको साइड दी होती है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड 2 होती है तो एरिया होता है √3 गुना। अगर भुजा जो है यहाँ पे 2a होती है तो एरिया होता है a² √3 गुना, ये होता है। तो भुजा कितनी दे रहा है मुझे, 2, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, √3 गुना होगा। सॉरी, ये जो हाइट है, सॉरी हाइट, ठीक है। लेकिन ये तो आपके एरिया की बात हो गई, लेकिन हमें तो एरिया चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी हाइट। तो भुजा से हाइट डायरेक्ट आती है, भुजा का आधा कर दो और √3 से गुणा कर दो, हाइट आ जाती है। ठीक है, भुजा का आधा √3 से गुणा, तो भुजा कितनी है दोस्तों, 2/2 और √3, यानी हाइट आ गई आपकी √3, ये आ गई आपकी √3। अगर ये √3 है तो ये भी √3 है और ये भी √3 हो गई। तो इसका एरिया हो जाएगा 1 बेस इंटू हाइट, यानी कि 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे एरिया की हमें ज़रूरत थी नहीं, हमें h चाहिए था, तो h के लिए हम डायरेक्टली a का आधा √3 से गुणा करके हाइट निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है और ABCD है। देखो जरा, ठीक है जी, ये है A, ये है B, C और D। ठीक है भाई, आगे कहता है AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है, AD 16 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। AB और DC के बीच की दूरी, AB और DC के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी या तो ऐसे बना दो या एक काम कर लो, इसको बढ़ा दो और इसको मिला दो, ये पूरा, ये 10 है, या इसको हाफ कर लो, है ना भाई, यही आपसे मतलब है। अब आगे ये कहता है, तो बताइए AD और BC के बीच की दूरी क्या होगी। AD और BC के बीच की दूरी चाहिए, तो देखिए ज़रा, देखो ये साइड तो आपने पूरी कर ही दी है यहाँ पे, तो L इंटू B हो गया ना। अब तो ये पूरा बन गया ना डायग्राम। तो 24 इंटू 10, पहले पूरे का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 24 गुणा 10 हो जाएगा दोस्तों 240, है भाई। अब 240 में से ये वाली भुजा कितनी दे रखी है, 16, 16 से डिवाइड कर दो, सिंपल। 16 से डिवाइड करोगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, एरिया को एरिया के बराबर रखना है और इजी सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI पर है, ये पाई चार्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है, DI टाइप में ही होता है। देखिएगा, आपको इस पाई चार्ट में सारा डाटा दिया है, गेहूँ, चावल और अन्य मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, सबका दिया हुआ है डाटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है दोस्तों, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ है, बाजरा में 300 एकड़ है, और मेरे हिसाब से बाजरा का अगर मैं डाटा देखता हूं तो 18 डिग्री है भाई बाजरे का। कहता है चावल और जौ के अंतर्गत मिलाकर कितना एरिया होगा, वो भी 100 एकड़ में चाहिए। ठीक है, लगाओ ज़रा दिमाग। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो चावल और जौ का,
तो चावल है आपका यहाँ पे 72 डिग्री और जो है आपका यहाँ पे 36 डिग्री, तो ये आ जाएगा टोटल 108 डिग्री। 18 छिक्का 108, 6 1800, 1800 एकड़ आपका आ गया, तो ये आ गया 18, क्योंकि 100 एकड़ तो उसने पहले ही दे रखा है, तो आपको ये 100 हटाना है और 18 आंसर लगाना है। 1800 एकड़ आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पाई चार्ट पे आया हुआ है। कहता है किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान रहा है। देखिए 50% का मतलब क्या, पूरा जो सर्कल होता है, पूरा ये पाई चार्ट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो वो ये कह रहा 360 डिग्री का 50% अर्थात 180 डिग्री। कौन से ऐसे फसल हैं जिनका 180 से ज़्यादा रहा, 3 का जोड़। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन लेता हूँ गेहूँ चावल मक्का, तो गेहूँ में है 72 डिग्री, गेहूँ में है 72, चावल में है 72, 144, तो यही हो गया। और मक्का में है आपका 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 5 4 9 7 7 14 4 18, ये तो पहला ही बैठ गया है भाई। अगर मैं गेहूं चावल ज्वार देखता हूं तो ज्वार है 18 डिग्री, तो 72 144 144 18 8 4 12, ये नहीं होगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही आपका 189 डिग्री बैठ रहा है। क्या क्या बैठ रहा है दोस्तों, एक तो है गेहूं, एक है चावल और एक है मक्का। इन तीनों का मिलाकर जो पाई चार्ट का डाटा है वो 180 डिग्री से मोर देन हो रहा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके लिए मैं लेके आया था एसएससी सीपीओ 2023 के लिए आपके प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, कुछ उसमें से मैंने इसको निकाला है और कुछ आपके मॉक टेस्ट के रूप में है। ठीक है, तो आप इन सब को करके जाइएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा ताकि रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी उम्मीद में कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रीफर करके चलेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को कम से कम समय में एग्ज़ाम में करोगे। ठीक है, इसी ट्रिक के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, मिलते हैं।